सभी को नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों आज हम शुरुआत कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को। इसको अच्छे समझेंगे क्योंकि ये आईएएस हो या पीसीएस हो, दोनों परीक्षाओं में बहुत अच्छा खासा वेटेज लेके बैठा हुआ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान के थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, क्योंकि जो भारतीय संविधान है वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के जो संविधान था, भारत शासन अधिनियम 1935, वहाँ से लिया गया है मैक्सिमम प्रोविज़न। बाद में भले ही उसका थोड़ा सा भारतीकरण किया गया है, भारतीय मतलब सिनेरियो में उसको चेंज कर लिया गया है, लेकिन मैक्सिमम जो प्रोविज़न थे 1935 वाले भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो पॉलिटी को अच्छे समझने के लिए थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल जो है बैकग्राउंड को समझते हैं, क्योंकि एक बार उसको समझ लेंगे तो फिर आगे की चीज़ें थोड़ा सा इजीली समझ में आएंगी। तो देखिए जो ब्रिटिश राज था भारत में तो लगभग 200 सालों तक था। ठीक, देखिए ब्रिटिश राज जो था भारत में लगभग 200 सालों तक था। सबसे पहले क्या था, भारत में कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो शुरुआत में क्या है उसने शासन किया था, बाद में जो ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली शासन करना शुरू कर दिया था। तो ब्रिटिश राज्य को लगभग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला था कंपनी का शासन। ठीक, कंपनी का शासन कब से कब से था आपको पता होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, वहाँ से लेके 1857 तक जो है कंपनी का शासन था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, क्लाइव को और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था और सिराजुद्दौला हार गया था और मारा गया था। और उसके वहाँ से लेकर 1857 तक जो है, जब तक क्रांति नहीं हुई थी सिपाहियों द्वारा, तब तक जो है कंपनी का शासन हुआ करता था इंडिया में। ठीक, उसके बाद जब विद्रोह हुआ सिपाहियों का, सिपाहियों ने क्रांति ला दी पूरे भारत में कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट में। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ गई। तो जो ब्रिटेन में बैठे हुए लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि भारत को हम कंपनी के माध्यम से न गवर्न करके बल्कि हम डायरेक्टली गवर्न करेंगे। उसके बाद 1857 से लेके या कह लीजिए 1958 से लेके ताज का शासन था। कब तक था, ताज का मतलब ब्रिटेन क्राउन, डायरेक्टली जो है ब्रिटेन सरकार का जो है भारत में शासन था। वो कब से कब तक था, 1858 से लेके 1947 तक। इन दो पार्ट्स में जो है ब्रिटिश राज ने जो है भारत पे हुकूमत की, यानी शासन किया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब देखो कंपनी का शासन था, तो कंपनी के शासन के टाइम में जो जो कानून बने सबसे पहले हम उसको समझेंगे। उसके बाद जो है ताज का शासन है, ब्रिटिश शासन जो डायरेक्टली था, उसके टाइम में कौन कौन से कानून हुए उसको समझेंगे। इन सब चीज़ों को समझ लेंगे, उसके बाद जो है भारतीय संविधान या कह लीजिए भारत की राज्य व्यवस्था को शुरू करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले कंपनी का शासन जो था 1757 से लेकर 1857 तक, उसके तहत जो जो कानून बने उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इधर लिखता हूँ, जो सबसे पहला कानून बना था वो बना था 1773 में। उस कानून का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, समझाते हैं, पहले इसको लिख लेता हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बना था ये। ठीक है, सबसे पहला कानून था ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए कंपनी की नज़र से, उनकी नज़र से, भारतीयों के हित के लिए कानून नहीं बना था ये जो कानून था भारतीयों के हित के लिए नहीं बना था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कानून बना था कंपनी के शासन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए भारत में, जिससे अधिक से अधिक मुनाफा जो है ब्रिटिश सरकार को हो, इसलिए जो है इस कानून को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या था, आखिर 1757 में भारत में जो है क्या कहते हैं सिराजुद्दौला हार चुका था, लगभग जो है भारत में जो है गुलामी आ चुकी थी, रॉबर्ट क्लाइव जीत चुका था, पूरा बंगाल जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया था, अच्छा खासा जो है कंपनी शासन कर रही थी। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आ गई कि ब्रिटेन सरकार को जो है रेगुलेटिंग एक्ट को जो है पास करना पड़ा कंपनी के शासन को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए कंपनी जब 1757 में युद्ध को जीत लिया, भारत पे शासन कर रही थी, तो शासन करने क्रम में जो है बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी थी। ठीक है, लोग अय्याश टाइप के थे, चोर तो थे ही पहले से, ये अय्याशी करते थे, अच्छे से काम तो करते थे, लेकिन पैसे की लूट खसोट बहुत ज़्यादा होती थी नवाबों के साथ मिलके, आपस में मिलके। तो धीरे धीरे टाइम ऐसा आया कि जो इनका बिज़नेस था थोड़ा सा गड़बड़ा गया, जो इनका चाय का बिज़नेस था वो गड़बड़ा गया।
गड़बड़ाया ऐसे कि जो भारत में जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है वहाँ पे पूरी चाय की खेती होती है। वहाँ से क्या है कि जो हमारा साउथ ईस्ट वाला एरिया है, विश्व के संदर्भ में अगर बात की जाए, वहाँ से जो डच व्यापारी थे, डचों के बारे में आपको पता होगा, डच व्यापारी थे, ये वहाँ से जो है चाय की स्मगलिंग किया करते थे ये डच व्यापारी, और दुनिया भर के जो मार्केट थे उसमें जाके स्मगलिंग किया करते थे। ठीक है, जो हमारा ईस्ट और साउथ वाला एरियाज है वहाँ से डच जो है चाय ले जाते थे और पूरे विश्व में जो है स्मगलिंग किया करते थे, मतलब ब्लैक करके बेचा करते थे। इससे क्या हुआ कि जो कंपनी का बिजनेस था, ब्रिटेन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस था, वो इम्पैक्ट कर गया। मतलब जो उनकी चाय रखी हुई थी, गोदामों में सड़ रही थी, चाहे वो भारत में हो चाहे ब्रिटेन में हो, जो चाय उन्होंने स्टॉक कर रखा था वो गोदामों में सड़ रहे थे। तो फिर जब सड़ रहे थे, कंपनी घाटे में जा रही थोड़ी बहुत, यहाँ के कर्मचारी जो थे, अंग्रेज थे या इंडियन थे, सब लूट खसोट में पड़े हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, जो कंपनी थी, इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन सरकार को लोन अप्लाई किया कि भैया हमारी कंपनी जो है घाटे में जा रही है, हमें थोड़ा सा लोन दे दो। तो ब्रिटेन में बैठी हुई सरकार ने कहा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया दे रखा है मैंने आपको कमाने के लिए, उसके बावजूद भी आप लोग घाटे में जा रहे हो, दैट मीन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने जब चेक किया तो देखा प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सबसे पहला जो है काम किया, उन्होंने एक अधिनियम पारित किया जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो इन कारणों से जो है यह अधिनियम पास किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, कारण तो पता चल गया क्यों जो है क्या कहते हैं इसको इंट्रोड्यूस किया था, बट इसका उद्देश्य क्या था, इसका जो है उद्देश्य क्या था इस अधिनियम को पास करने के लिए। तो जो सबसे पहला उद्देश्य था वह था कि कंपनी पे नियंत्रण किया जाए, कंपनी पर नियंत्रण किया जाए। ठीक है, और दूसरा इसके कारण क्या था, कंपनी की गतिविधियों को, जो गतिविधि थी कंपनी को, उसे रेगुलेट किया जाए, उसे जो है रेगुलेट किया जाए। दूसरा कारण ये था कि कंपनी की जो भी गतिविधियां हैं उसको जो है रेगुलेट किया जाए। तीसरा कारण क्या था, उद्देश्य क्या था इस एक्ट को बनाने के पीछे। भारत में कंपनी बिजनेस तो करती थी, साथ ही साथ उसने एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करना शुरू कर दिया था, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी करने लगी थी। ठीक है, तो कंपनी की जो प्रशासनिक काम थे एवं राजनैतिक कार्य थे, कंपनी की जो है प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता देना, जो है मान्यता प्रदान करना, ये जो है अगला उद्देश्य था इस अधिनियम का। ठीक है, ऐसे कुछ उद्देश्य थे। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है रेगुलेटिंग एक्ट को जो है भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। एक उद्देश्य और था जो कि इंपॉर्टेंट था, भारत में केंद्रीय सत्ता की नींव रखना, केंद्रीय सत्ता की नींव रखना। वो कैसे इन्होंने रखा उसको हम देखेंगे। तो अंग्रेजों का जो है कंपनी के माध्यम से या कंपनी के लिए कह लीजिए, ये 4 उद्देश्य थे जिसको फुलफिल करने के लिए जो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट को जो है पास किया था 1773 में। पहला उद्देश्य क्या था, कंपनी पे नियंत्रण रखना। ठीक है, दूसरा था कंपनी की गतिविधियों को रेगुलेट करना। ठीक है, तीसरा था भारत में प्रशासनिक एवं राजनीतिक मान्यता देना कंपनी के लिए, मतलब कंपनी जो है भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को भी देख सकती है। और आखिरी उद्देश्य क्या था, भारत में केंद्रीय सत्ता की नींव रखना, मतलब एक सेंट्रल पावर हो। ठीक है, एक सेंट्रल पावर हो, मतलब जैसे आज के टाइम में एक सेंट्रल केंद्र सरकार है ना, जैसे दिल्ली में केंद्र सरकार होती, फिर राज्यों में अपने राज्य की अलग अलग सरकारें होती, उसी प्रकार भारत में उसमें कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। तो उस केंद्रीय सत्ता की नींव रखने के लिए जो है उद्देश्य भी यह अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है भारत में रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था। अब इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, कौन कौन से काम किए इस अधिनियम ने, तो देखो ये सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने, इस जो है विशेषताएं क्या थी इस कानून की, उसको समझते हैं। सबसे पहला काम क्या किया इस कानून ने कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, पहले देखो भारत में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। अगर आप भारत के मैप को देखें तो भारत का जो साउथ वाला एरिया है कुछ ऐसा है,
ऐसा है, साउथ प्रायद्वीपीय भारत जो है कुछ ऐसा है। यहाँ पे बॉम्बे है, आपका मुंबई, पहले का बॉम्बे। यहाँ पे मद्रास हुआ करता था, आपका चेन्नई। यहाँ पे बंगाल कह लीजिए, कोलकाता। ठीक है, ये रीजन हुआ करता था, कोलकाता या बंगाल वाला रीजन, ये मद्रास और ये बॉम्बे। तो यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, 3 जो है प्रेसिडेंसी थी। प्रेसिडेंसी मतलब राजमहल वगैरह हुआ करते थे, वहाँ का गवर्नर हुआ करता था। यहाँ भी एक प्रेसिडेंसी थी, यहाँ भी एक प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों के अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे। यहाँ भी एक गवर्नर, यहाँ भी एक गवर्नर, यहाँ भी एक गवर्नर। ठीक, तो इस अधिनियम ने क्या किया कि भैया जो यहाँ का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर है, उसको हम गवर्नर नहीं कहेंगे, उसका नया नाम हो जाएगा गवर्नर जनरल। ठीक है, तो जो बंगाल का गवर्नर था अब वो जो है गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, और इसकी सहायता के लिए किसकी सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय जो है टीम का जो है, टीम कह लीजिए, काउंसिल कह लीजिए, का गठन किया जाएगा। ठीक है, गवर्नर जनरल होगा, अब यहाँ पे गवर्नर ना हो के गवर्नर जनरल होगा, और उसकी जो है 4 सदस्यीय काउंसिल होगी जिसमें 4 मेंबर होंगे। ठीक है, जब भी कोई विवाद होगा तो वोटिंग के माध्यम से जो है निपटारा होगा। 4 लोग मेंबर हैं, एक गवर्नर जनरल है, 5 लोग हैं, वोटिंग करके डिसीजन लेंगे। ऐसी जो है व्यवस्था की गई। ठीक है, तो जो पहले गवर्नर बने वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, जो पहले गवर्नर थे, गवर्नर जनरल बंगाल के, इस अधिनियम के बाद उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये वाले भाई साहब जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ठीक, दूसरा इन्होंने काम क्या किया, रिपोर्टिंग चेंज कर दी। रिपोर्टिंग मतलब पहले क्या था, इस कानून के पहले बंगाल का, मद्रास का और बॉम्बे का, सबका जो गवर्नर हुआ करता था सब अलग अलग काम करते थे, कोई किसी को रिपोर्टिंग नहीं करता था, सीधा जो है लंदन में रिपोर्टिंग हुआ करती थी। अब क्या था, बॉम्बे का जो है गवर्नर होगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है रिपोर्ट करेगा, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स को, और मद्रास का जो होगा गवर्नर वो जो है वो भी जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेगा। किसी भी स्थिति में जब भी कोई प्रॉब्लम होगी या कोई सलाह लेनी होगी या मुशायरा करना होगा तो बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है ये दोनों गवर्नर रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, दूसरी विशेषता, ये दो है दूसरी विशेषता थी। ठीक, तीसरी विशेषता क्या थी, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। पहले क्या था, जो ये प्रांत हुआ करते थे प्रेसिडेंसी, वहाँ पे कोर्ट थी, प्रांतीय कोर्ट थी, स्टेट लेवल कोर्ट हुआ करती थी। बट बंगाल में जो है, कलकत्ता में जो है 1974 में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें जो है 3 तो सामान्य जज रहेंगे, 3 जो है सामान्य जज रहेंगे, और एक जो है चीफ जज जो है स्टेबल किया जाएगा, मतलब रहेंगे, और 4 लोग रहेंगे जिसमें से एक रहेगा मेन जज और 3 रहेंगे सामान्य जज। ठीक, उसके बाद अगला प्रोविजन क्या किया गया कि जितने भी कर्मचारी थे कंपनी के, चाहे वो अंग्रेज़ों वाले थे या भारतीय थे, जो भी थे, उनको कहा गया कि आप अपना निजी बिजनेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगला प्रोविज़न ये किया गया कि निजी व्यापार पे पूरी तरीके से प्रतिबंध, निजी व्यापार आप नहीं करेंगे, पर्सनल ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप कंपनी के लिए काम करेंगे। इसके साथ साथ निजी व्यापार के साथ आप रिश्वत नहीं लेंगे या फिर इनाम नहीं लेंगे भारतीय लोगों से, ना ही आप रिश्वत लेंगे ना ही इनाम लेंगे। ये कंपनी ने जो है अपने कर्मचारियों के लिए बैन कर दिया। ठीक है, उसके बाद 5वां क्या इन्होंने अंतर किया, एक हुआ करता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, गवर्निंग बॉडी है कंपनी के लिए, जो कि इंग्लैंड में हुआ करती थी, जिसके जो है 24 मेंबर हुआ करते थे, शेयर होल्डर हुआ करते थे। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से जो है ब्रिटिश सरकार जो है भारत में कंपनी जो है गवर्न किया करती थी, क्योंकि पैसे इन्हीं के लगे हुआ करते थे यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से जो है भारत के जो है सभी मामलों को देखेगी। जब भी कोई इश्यूज होगा तो इनके माध्यम से जो है सारी चीज़ें जो है डिस्कस की जाएगी। और ये फिक्स कर दिया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है भारत में हो रहे नागरिक मामलों की
भारत में जो भी नागरिक मामले हैं, सैन्य वाले मामले हैं, सिपाही वपाही वाले और धन वाले, राजस्व वाले, इन तीनों मामलों की खबर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश राज को दिया जाएगा। सारी जो रिपोर्टिंग होगी इसके माध्यम से ब्रिटिश राज को दिया जाएगा। और ये रिपोर्टिंग कहाँ से लेगा? ये जो बैठे हुए हैं ये बंगाल के गवर्नर जनरल साहब, इनसे जो है रिपोर्टिंग लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस थे रेगुलेटरी एक्ट के जो कि 1773 में पास किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ये बहुत लंबा नहीं चला था, बहुत जल्दी इसको 1781 में जो इसे अमेंडमेंट किया गया था, उसमें कुछ और चेंजेस किए गए थे, उसको जो है हम समझते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 1773 के बाद दूसरा जो अधिनियम था जिसको अमेंडमेंट कहते हैं या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, क्योंकि ये कानून बहुत टाइम तक चल नहीं पाया था, बहुत सारे विवाद खड़े हो गए थे, तो इसके बाद हम उसको समझते हैं। उसका नाम है 1781 का संशोधन अधिनियम। तो आइए उसको समझते हैं। ठीक है, तो जो ये दूसरा अधिनियम बनाया गया 1781 में, असल में एक तरीके से संशोधन अधिनियम है। ये कोई मतलब स्वतंत्र अधिनियम नहीं था, बल्कि जो 1773 में अधिनियम बनाया गया था उसको दोबारा से संशोधित किया गया था। तो उसी को जो है 1781 के संशोधन अधिनियम के रूप से जाना जाता है। असल में इस अधिनियम की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, जो व्यवस्था 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में बनाया गया था उससे बहुत ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर क्या थे? लुटेरे ही थे, उन्हें पैसा लूटना था। तो जो 1773 में व्यवस्था बनाई गई उसमें लूट खरोट करने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा था, पैसे बहुत ज़्यादा निकल के आ नहीं रहे थे। तो उस लूट खरोट को और जो है बड़ा करने के लिए जो है कुछ संशोधन किए गए। ठीक है, तो जो अभी मैंने एक फिगर बनाया था, आप लोग को ध्यान होगा, भारतीय उपमहाद्वीप का जो डायग्राम है, ये बंगाल वाला रीजन, ये मद्रास और ये बॉम्बे वाला रीजन। ठीक है, तो इस व्यवस्था के तहत जो है काम हो रहा था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसको जो है बहुत ही पावरफुल बनाना था, क्योंकि बंगाल बहुत ही उपजाऊ भूमि थी, बहुत ही धनी प्रांत था। तो इस वाले जो गवर्नर जनरल साहब थे वारेन हेस्टिंग्स या जो दूसरे बनाए गए बाद में, उसको बहुत ही पावरफुल करना था। तो उस पावरफुल करने के लिए जो है 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया गया। उसमें क्या क्या बदलाव हुए उसको समझते हैं। देखिए, जो 1773 था उसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी, गवर्नर जनरल बनाए गए थे, रिपोर्टिंग यहाँ दी गई थी, ये सब व्यवस्था की गई थी। बट इसके तहत क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, इधर का बंगाल का जो है गवर्नर जनरल, और उसकी जो काउंसिल थी 4 सदस्यीय काउंसिल, इस अधिनियम के तहत जो है इस चीज़ को बंगाल के गवर्नर जनरल को और उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया। ठीक है, कहने का मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो भी अपने कार्यकाल में कोई सा भी काम करेगी, वह जो है उस काम को जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, सबसे पहला काम इन्होंने इस संशोधन में यही किया कि क्षेत्राधिकार जो है चेंज कर दिया। ठीक है, क्षेत्राधिकार जो है चेंज कर दिया गया, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल को और उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो है डिसीजन उस पर मान्य नहीं होगा। ये कह लीजिए, बंगाल का गवर्नर जनरल या उसकी काउंसिल जो भी डिसीजन लेगी उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, या फिर कोई जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट। ठीक है, ये तो पहला परिवर्तन किया गया। साथ ही साथ जो भी कंपनी के वर्कर थे, वर्कर कह लीजिए, कंपनी के सेवक थे, ठीक है, उनके वो भी अगर अपने टेनर के टाइम मतलब अपने कार्य के दौरान जो भी काम करेंगे उनकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी जो है सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं होगी। ठीक है, ये तो पहला जो है संशोधन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को जो है डिक्रीज कर दिया गया, डाउन कर दिया गया कि आप जो है बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल और उसके कंपनी के वर्करों पे जो है कोई आपका अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, राजस्व एवं राजस्व वसूली, दो मेन काम था। कंपनी का काम ही क्या था? रेवेन्यू पैदा करना, कैसे भी करके कोड़े मारने हो, जूते मारने हो, चोरी करना हो, युद्ध लड़ने, कैसे भी करके
रेवेन्यू जनरेट करना है, कंपनी का यही काम था। ठीक है, तो जो ये वाला काम था राजस्व इकट्ठे करना, राजस्व की वसूली करना, इसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से जो है हटा लिया गया। ठीक है, दूसरा संशोधन ये किया गया कि भाई जो भी रेवेन्यू संबंधी मामले होंगे उसको जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। दूसरा जो है अमेंडमेंट ये किया, इससे ये होगा कि भाई जो भी लूट खसोट करनी होगी हम बड़े अच्छे से जो है कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा इसमें चेंजेस क्या किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्टेबल की गई थी 1974 में, उसके क्षेत्र को ही कम कर दिया गया। 1974 में जो सुप्रीम कोर्ट स्टेबल हुई थी कलकत्ता में, उसके क्षेत्र को जो है कम कर दिया गया। ठीक है, अब वो केवल कलकत्ता के नागरिकों के लिए ही कोर्ट रह गई। ठीक है, जो कलकत्ता के जो भी नागरिक थे उस समय के, वो सारे के सारे जो है सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आ गए। या तो ये कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है वो सिर्फ कलकत्ते तक सीमित कर दिया गया। बाकी के जो मामले होंगे दूसरे राज्यों से, प्रांतीय क्षेत्रों से, वो कैसे होंगे वो बाद में बताता हूँ, बट सुप्रीम कोर्ट की जो वैल्यू थी वो सिर्फ कलकत्ते तक थी। कलकत्ते के नागरिक ही अपनी जो है व्यक्तिगत समस्याएं जो है लाके जो है सुप्रीम कोर्ट पे डिस्कस कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जैसे मान लो कोई हिंदू आता है अपनी समस्या लेके, कोई हिंदू आता है अपनी समस्या लेके, तो सुप्रीम कोर्ट जो हिंदू नियमों के अनुसार ही जो है उसको न्याय प्रदान करेगा। कोई जो है आधुनिक कानून नहीं थे उस समय, आधुनिक व्यवस्थाएं नहीं है जैसे आज के समय भारत में है, वैसी व्यवस्थाएं नहीं थी। कोई अगर हिंदू आता है कि भैया हमारी ये समस्या है, तो हिंदू धर्म ग्रंथों में या जो उस समय प्रचलन हुआ था मार्केट में, उसके हिसाब से जो है इनको न्याय प्राप्त होगा। दूसरा, अगर कोई मान लीजिए दूसरे धर्म वाला आता है, मुसलमान भाई लोग आते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, कलकत्ता के मुसलमान मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट मर्जी लगाते हैं कि हमारे साथ ये समस्या में न्याय दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस्लामिक जो कानून होगा उसके तहत ही जो है मुसलमान को न्याय देगा। ऐसे ही सभी जितने भी रिलीजियस थॉट हैं, लोग हैं, उनको इसी के हिसाब से जो है न्याय मिलता था। ठीक है, ये व्यवस्था की गई। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्या है, अगला क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार को जो है घटाया गया। अपीलीय क्षेत्राधिकार को घटाया गया या परिवर्तित किया गया। ठीक है, मान लो कोई प्रांत स्तर पे कोई समस्या है, तो जैसे मान लीजिए यूपी की स्टेट पे कोई, मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, वहाँ पे आदमी सेटल नहीं हो पा रहा है मुकदमा, या फिर जो जजमेंट आया वो मेरे फेवर में है, उनके फेवर में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट यहाँ पे क्या किया गया, लोगों की जो है अपीली क्षेत्राधिकार को हटा दिया गया। यदि मान लीजिए कोई चेन्नई प्रांत में कोई समस्या है, सोचो चलो सुप्रीम कोर्ट चल के वहाँ जो चीज़ों को निपटाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता था। इन्होंने व्यवस्था की कि अगर मान लीजिए प्रांतीय मामले हैं, प्रांतीय कोर्ट से कोई मामला आता है, तो सुप्रीम कोर्ट न जाके अब जो है गवर्नर जनरल जो बैठा हुआ था बंगाल में, उसके पास आएगा, और उसकी जो काउंसिल थी उसके पास जो है सारे मामले आएंगे। ठीक है, तो एक तरीके सुप्रीम कोर्ट क्या थी, पिट्ठू बनती जा रही थी, बस नाम की सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी। ठीक, अगला इन्होंने अमेंडमेंट क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था और उसकी काउंसिल थी, ठीक है, अब वह जो है मुंबई और जो है मद्रास के जो प्रांतीय जगह थी वहाँ के कोर्ट के लिए, वहाँ के प्रांत के लिए, वहाँ की काउंसिल के लिए जो है नियम बना सकते थे। ठीक है, तो प्रांतीय नियम बनाने का अधिकार किसके पास हो गया, प्रांतीय जो नियम बनेंगे चाहे वो कोर्ट के लिए, अदालत के लिए, काउंसिल के लिए, वो कौन बनाएगा, वह बनाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। तो इस प्रकार के जो है चेंजेस किए गए। अब आप देखिए इन सारे चेंजेस में क्या किया गया है, जो यहाँ बंगाल में बैठा हुआ गवर्नर जनरल है, उसकी काउंसिल, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया, बहुत ज़्यादा जो है केंद्रीकृत किया गया सत्ता को, केंद्रीकृत किया गया सत्ता को। सब कुछ डिसीजन जो है बंगाल का गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल लेके, और जो सुप्रीम कोर्ट था उसको तो एकदम जीरो कर दिया गया इस अधिनियम के तहत, जो अमेंडमेंट डे का है। ठीक है, तो इसको दूसरे नाम से जानते हैं, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं इस अधिनियम को, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, 1781 में आया था, बहुत दिनों तक ये भी नहीं चल पाया था, 3 साल बाद ही पिट्स इंडिया एक्ट आ गया था, तो उसको हम समझेंगे अगले वीडियो में। तो आज तक के लिए इतना ही।
ठीक है, अगले वाले जो सेशन में समझेंगे पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स का इंडिया एक्ट, ऐसे कुछ है, 1784 में हुआ था। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।